हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी कर रखे होंगे। ठीक है दोस्तों, अपनी बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की जो सीरीज चला रखी थी भारतीय संविधान से संबंधित, और 14 से 18 जो अनुच्छेद पढ़ लिए थे। उसके बाद में अपन लोगों ने 19 भी पढ़ा, 20 भी पढ़ा और 21 करते हैं शुरुआत। और 21 में क्या बताया गया? प्राण में दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन जीने का अधिकार। क्या बताया गया है? जीवन जीने का अधिकार होता है। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है जीवन जीने के अधिकार से संबंधित। तो अपनी बात करते हैं पहली बात। तो पहली बात करें कि इसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए। तो एक नंबर है विदेश जाने का अधिकार। कौन सा अधिकार दिए गए हैं? विदेश जाने का अधिकार। कौन सा अधिकार दिए गए हैं? विदेश जाने का क्या दिया गया है? विदेश जाने का अधिकार दिया गया है। और यह अधिकार कौन से वाद के तहत दिया गया? मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। कौन सा वाद है? मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। ठीक है, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। इस वाद के तहत क्या दिया गया है? विदेश जाने का अधिकार दिया गया है। याद रखना दोस्तों। 2 नंबर बात करें तो 2 नंबर बात करते हैं प्रदूषण मुक्त। किसकी बात करते हैं? प्रदूषण मुक्त। प्रदूषण मुक्त हवा प्लस में प्रदूषण मुक्त हवा प्लस में जल पीने का अधिकार। कैसा अधिकार है? प्रदूषण मुक्त हवा व जल पी यानी हवा लेने का अधिकार और जल पीने का अधिकार। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है कि वह क्या कर सकता है कि स्वच्छ वातावरण में जी सकता है, प्रदूषण मुक्त हवा ले सकता है और शुद्ध साफ क्या पी सकता है? जल पी सकता है। ठीक है, याद रखना। तो ये जो वाद है किस वाद के तहत दिया गया? तो वाद का नाम याद रखना, एमसी मेहता वाद। कौन सा वाद है? एमसी मेहता बनाम यूनियन इंडिया। एमसी मेहता बनाम यूनियन, एमसी मेहता बनाम यूनियन इंडिया। ठीक है, यूनियन इंडिया। एमसी मेहता बनाम यूनियन इंडिया के तहत क्या बताया गया है कि प्रदूषण मुक्त हवा प्लस में जल पीने का क्या दिया जाता है? अधिकार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जल पीने का अधिकार दिया जाता है। एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और कब की बात है? 1988 की बात है। कब की बात है? 1988 की बात है। तो याद रखना कि प्रदूषण मुक्त हवा प्लस में शुद्ध पानी पीने का अधिकार भी यही प्रदान करता है। 3 नंबर बात करें तो 3 नंबर बात करते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार यानी इच्छा अनुसार शादी करने का अधिकार। ये भी याद रखना, इच्छा अनुसार शादी करने का अधिकार। इच्छा अनुसार शादी करने का अधिकार, ये भी अधिकार दिया गया है। इच्छा अनुसार शादी करने का अधिकार। याद रखना, व्यक्ति अपनी मर्जी से क्या कर सकता है? ब्याह कर सकता है। यानी आपकी मर्जियों बंदों के क्रॉस करें ब्याह कर सकता है। लेकिन शादी करने के लिए क्या चाहिए? दोनों पक्ष और विपक्ष की रजामंदी चाहिए। अगर लड़की लगी हुई लड़का लगा हुआ है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों परिवार वाले मान जाएंगे। अगर एक लगा हुआ है एक कह रहा मैं ब्याह करना है तेरा तो इया मामलो सेट बैठा को नहीं। और ब्याह जल्दी हुआ था ध्यान है कि आपा के लगा नौकरी लगा तो नौकरी का इशारा ये बातें चले। तो इच्छा अनुसार शादी करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या बताया गया कि व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है? शादी कर सकता है। और इच्छा अनुसार शादी करने का अधिकार दिया गया है। और यह अधिकार कौन से वाद के तहत अपनी बात करें, सॉरी कौन से आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 21 में यह बताया गया कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है? शादी कर सकता है। ये बात याद रखना। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आता है गहरी नींद लेने का अधिकार। वो तो बहुत ही आसान है। गहरी नींद लेने का अधिकार। गहरी नींद लेने का अधिकार। गहरी नींद लेने का अधिकार। और इस अधिकार के बारे में मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ। तो जो बच्चे पीजी में रहते हैं वो कहते हैं सर पीजी वाला हमको क्या करता है? सुबह जल्दी उठा देता है। मैंने कहा तो उसको बोलना कि अनुच्छेद 21 क्या देता है? गहरी नींद लेने का अधिकार देता है। तो ठीक है, मैं हमेशा ये ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ कि अच्छी नींद लेनी चाहिए बंदे को। ठीक है, तो गहरी नींद लेने का अधिकार अनुच्छेद 21 में बताया गया। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 21 में बताया गया कि व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी मर्जी से क्या ले सकता है? गहरी नींद ले सकता है। और याद रखना कि यह किस वाद के तहत बताया गया तो रामलीला मैदान बनाम मैदान बनाम किसके बनाम है? रामलीला मैदान बनाम होम सेक्रेटरी रामलीला मैदान बनाम होम सेक्रेटरी वाद के तहत। किस वाद के तहत?
होम सेक्रेटरी वाद के तहत। ये जो सारे मैं वाद करवा रहा हूं ना, याद रखना, ये जो बेर एक्ट है ना, बेर एक्ट में सारे के सारे वाद दिए हुए, याद रखना। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हो सकता है एग्जाम में ये पूछ ले कि गहरी नींद लेने का अधिकार भारतीय संविधान के किस वाद के तहत बताया गया, तो रामलीला बनाम रामलीला मैदान बनाम होम सेक्रेटरी वाद के तहत क्या बताया गया कि व्यक्ति गहरी क्या ले सकता है, नींद ले सकता है। क्या ले सकता है? नींद ले सकता है। समझ में आ गई बात क्या? ठीक है। और देखो, और अपनी बात करें कि व्यक्ति क्या कर सकता है, शोर विहीन वातावरण में जीने का अधिकार। ठीक है। अगली बात करें कि मैंने बताया कि प्रदूषण मुक्त हवा भी बता दिया, तो शोर विहीन वातावरण में जीने का अधिकार, 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 याद रखना, जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। यानी ऐसा वातावरण जहां पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो रहा हो, तो वहां पर जीवन जीने का अधिकार भी कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 21 देता है। कौन सा देता है? आर्टिकल 21 देता है। तो याद रखना, शोर विहीन वातावरण में जीने का अधिकार भी कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 21 देता है। और पूछा जाए कि कौन से वाद के तहत लाया गया, तो याद रखना इस वाद का नाम है इन री नवाइज। क्या नाम है? इन री नवाइज पोल्यूशन, इन री नवाइज पोल्यूशन, इन री नवाइज पोल्यूशन, इन री नवाइज पोल्यूशन वाद के तहत क्या बताया गया कि व्यक्ति क्या कर सकता है, शोर विहीन वातावरण में जी सकता है। क्या सकता है? शोर विहीन वातावरण में क्या कर सकता है? जी सकता है। तो याद रखना कि प्रत्येक व्यक्ति को बताया गया कि शोर विहीन वातावरण में जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। समझ में आ गई बात क्या? अगला पॉइंट बात करें तो अगला पॉइंट याद रखना, न्यायपूर्ण विचारण करने का अधिकार। किस अधिकार है? न्यायपूर्ण। बात करें न्यायपूर्ण विचारण करने का अधिकार है, न्यायपूर्ण विचारण का अधिकार है। न्यायपूर्ण विचारण का अधिकार भी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21 देता है कि व्यक्ति क्या कर सकता है कि न्याय के अकॉर्डिंग विचार कर सकता है, विमर्श कर सकता है। तो उसके बारे में बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है? आर्टिकल 21 में बताया गया कि व्यक्ति न्यायपूर्ण क्या कर सकता है? विचारण कर सकता है। क्या कर सकता है? विचारण कर सकता है। और यह कौन से वाद के तहत बताया गया? तो याद रखना, रत्तीराम बनाम स्टेट ऑफ एमपी। कौन से वाद के तहत बताया गया है? तो वाद का नाम याद रखना, रत्तीराम बनाम स्टेट ऑफ एमपी, रत्तीराम बनाम स्टेट एमपी, रत्तीराम बनाम स्टेट एमपी। तो रत्तीराम स्टेट बनाम एमपी मध्य प्रदेश वाद के तहत यह बताया गया कि व्यक्ति क्या कर सकता है? न्यायपूर्ण विचार कर सकता है। तो ये सारे के सारे जो वाद अनुच्छेद 21 में है, तो याद रखना, विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। कब? मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद की बात करें तो यह वाद कब लाया गया? 1978 में लाया गया। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 के तहत विदेश जाने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त हवा प्लस जल पीने का अधिकार, एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1988, इच्छा अनुसार शादी करने का अधिकार। फिर बात करें गहरी नींद लेने का अधिकार। कैसा अधिकार? गहरी नींद लेने का अधिकार। और गहरी नींद लेने का अधिकार की बात करें कि ये जो अधिकार है कौन से वाद के तहत दिया गया? तो वाद का नाम याद रखना, रामलीला मैदान बनाम, वाद का नाम क्या है? रामलीला मैदान बनाम होम सेक्रेटरीवाद, होम सेक्रेटरीवाद, ये बात भी याद रखना। और फिर अपने बात करें शोर विहीन वातावरण में जीवन जीने का अधिकार। कैसा अधिकार है? शोर विहीन वातावरण में जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। और कौन से वाद के तहत प्रदान करता है? तो याद रखना कि इन री नवाइज पोल्यूशन, क्या नाम है? इन री नवाइज पोल्यूशन के तहत बताया गया कि व्यक्ति क्या कर सकता है? शोर विहीन वातावरण में जीवन जी सकता है। और फिर अपने बात करें कि न्यायपूर्ण विचारण करने के अधिकार की बात करें। किसकी बात करें? न्यायपूर्ण विचारण करने के अधिकार की बात करें तो यह विचार दिया गया, यानी यह वाद कौन सा लाया गया? तो रत्तीराम बनाम स्टेट ऑफ एमपी, रत्तीराम बनाम स्टेट ऑफ एमपी के तहत क्या दिया गया कि व्यक्ति क्या कर सकता है? न्यायपूर्ण विचारण कर सकता है। क्या कर सकता है? न्यायपूर्ण विचारण कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अनुच्छेद 21 से संबंधित बात समझ में आ रही होगी। क्या होगी? अनुच्छेद 21 के तहत क्या बात समझ में आ रही होगी भी? अनुच्छेद 21 में कौन कौन से वाद को बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और अपनी बात करते हैं, और देखो और अपनी बात करते हैं
कि शुद्ध पानी पीने का अधिकार, गहरी नींद लेने का अधिकार, न्यायपूर्ण विचारण करने का अधिकार। और देखो और अपनी बात करें कि अनुच्छेद 21 में बताया गया कि सार्वजनिक जगहों पर, कहां पर है, सार्वजनिक जगहों पर हथकड़ी से रोक। सार्वजनिक जगहों पर क्या लगाई जाएगी, सार्वजनिक जगहों पर हथकड़ी से रोक है। क्या है, हथकड़ी से, हथकड़ी पर रोक है, यानी सार्वजनिक जगहों पर क्या नहीं लगाई जाएगी, हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। तो ये दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद में अपन लोग कुछ और वाद पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं बात आगे अनुच्छेद 21 से संबंधित और क्या क्या बातें। तो दोस्तों बढ़िया तरीके से साथ साथ लिखते भी चलना, ठीक है। अपने बात करें, ये जो सीरीज चला रखी है मैंने, तो इसमें बहुत ही बढ़िया सवाल बनते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। चाहे आप किस भी एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है, आरएएस, एसआई, सब इंस्पेक्टर बात करें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड बात करें, जहां पर पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, और स्पेशल बात करें ईओ और आरओ का जो एग्जाम बताया जा रहा है आगे होगा, तो उसमें पॉलिटी का पोर्शन बहुत ज्यादा बताया गया। तो यहां से पॉलिटी क्या हो जाएगी, सारी की सारी कवर हो जाएगी। तो आप दोस्तों मेरे साथ लगातार जुड़े रहना, क्या होना, जुड़े रहना, तो ठीक है, याद रखना। तो इसके बारे में अपनी बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं कि विद्युत प्राप्त करने का अधिकार, कौन सा अधिकार है, विद्युत प्राप्त करने का अधिकार। याद करें, विद्युत, बात रखना और याद रखना, विद्युत प्राप्त करने का अधिकार भी है, विद्युत प्राप्त करने का, विद्युत प्राप्त करने का अधिकार। ये अधिकार भी कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 21 के तहत दिया गया कि विद्युत प्राप्त करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 21 में बताया गया कि विद्युत प्राप्त करने का अधिकार है। समझ में आ गई बात, क्या, विद्युत प्राप्त करने का अधिकार। और यह कौन से वाद के तहत लाया गया, एम के आचार्यवाद। क्या नाम है, एम के आचार्यवाद, एम के आचार्यवाद, ठीक है, याद रखना, एम के आचार्यवाद। याद रखना किस वाद के तहत लाया गया, विद्युत प्राप्त करने का जो अधिकार है, यह वाद लाया गया, यह जो अधिकार लाया गया एम के आचार्यवाद। क्या नाम है, एम के आचार्यवाद, CMDW। कौन सा है, एम के आचार्यवाद बनाम एम के आचार्यवाद बनाम CMKW, ठीक है, CMKW वाद के तहत ये वाद याद रखना, ठीक है। थोड़े से है तो मुश्किल, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत प्राप्त करने का जो अधिकार है कौन से वाद के तहत लाया गया, तो याद रखना एम के आचार्यवाद बनाम CMKW। क्या नाम है, CMKW वाद के तहत क्या लाया गया, विद्युत प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, ठीक है, याद रखना। एक बात और याद रखना कि ये जो अनुच्छेद 21 है ना, इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति के प्रति जो लागू गरिमा होती है ना, वह मृत्यु उपरांत भी लागू होता है, यानी व्यक्ति के प्रति लागू गरिमा का अधिकार, ठीक है, याद रखना। और कौन सा दिया गया है, और दिया गया है व्यक्ति के प्रति लागू गरिमा का अधिकार, व्यक्ति के प्रति लागू गरिमा का अधिकार है, गरिमा का अधिकार मृत्यु प्रांत भी लागू रहता है, गरिमा का अधिकार मृत्यु प्रांत भी लागू रहता है, मृत्यु प्रांत भी क्या रहता है, लागू रहता है। और यह बात कौन से वाद के तहत बताएगी, तो याद रखना, एक बात याद रखना, अनुच्छेद यानी स्वतंत्रता कौन सी दी गई है कि जब व्यक्ति मर जाता है ना, तो मरने के बाद उसकी क्या गरिमा थी, उसके क्या अधिकार थे, वह अधिकार भी क्या रहेंगे, लागू रहेंगे। और यह कौन से वाद के तहत बताया गया, तो परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, वाद का नाम याद रखना, परमानंद कटारा बनाम कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके बाद जो लागू गरिमा का अधिकार है ना, वह मृत्यु के उपरांत भी लागू रहता है। तो यह कौन से वाद के तहत बताया गया, तो परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद के तहत यह बात बताई गई, ठीक है, याद रखना। और देखो और अपनी बात करते हैं कि ये जो अनुच्छेद 21 है ना, अनुच्छेद 21 गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, याद रखना। एक बात और याद रखना कि अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 की बात करें, यानी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, कौन सी, प्राण प्लस में दैहिक स्वतंत्रता, याद रखना, प्राण प्लस में दैहिक स्वतंत्रता की बात करें,
प्राण प्लस दैहिक स्वतंत्रता गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। किनको प्राप्त है? गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। गैर नागरिकों को भी क्या है? प्राप्त है। यानी जो अपनी बात कह सकते हैं कि जो विदेशी लोग हैं, विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। कौन सा अधिकार है? अधिकार यानी कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21। क्योंकि मैंने बताया 15, 16, 19, 29, 30 ये जो 5 है ये भारतीय लोगों को प्राप्त है। इनके अलावा जो बच जाते हैं वह भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो याद रखना अनुच्छेद 21 से यानी बात करें कि विदेशी लोगों को भी यानी गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। और यह किस वाद के तहत आया गया? तो याद रखना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाम स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेशनल ह्यूमन राइट ऑफ कौन से वाद के तहत? याद रखना नेशनल ह्यूमन कौन से वाद के तहत है? नेशनल ह्यूमन राइट्स। क्या नाम है वाद का? वाद का नाम याद रखना कि नेशनल ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाम अरुणाचल प्रदेश। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाम अरुणाचल प्रदेश, बनाम अरुणाचल प्रदेश। याद रखना बनाम अरुणाचल प्रदेश, बनाम अरुणाचल प्रदेश। तो इस वाद के तहत यह जो अधिकार है यह गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। किनको प्राप्त है? गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। और यह बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है? आर्टिकल 21 में बताई गई है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। किनको प्राप्त है? गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। और देखो और अपनी बात करें कि मैंने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। क्या नहीं लगाई जाएगी? सार्वजनिक जगहों पर हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। और एक बात और याद रखना कि मैंने बताया कि अपने क्या नहीं कर सकते? व्यक्ति की इजाजत के बिना फोन को टैप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? फोन को टैप नहीं कर सकते। फोन टैप के विरुद्ध भी अधिकार है। क्या दिया गया है? फोन टैप के विरुद्ध अधिकार है। फोन टैप के विरुद्ध अधिकार यानी फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? फोन टैपिंग के विरुद्ध दिया गया ये अधिकार। यानी व्यक्ति की मर्जी के बिना जब व्यक्ति एकांत में रह रहा होता है और हम लोग उसकी एकांतता का फायदा उठाकर उसका फोन है यानी उसकी रिकॉर्डिंग है वो टैप नहीं कर सकते। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, हम अगर उसकी टैपिंग करेंगे तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो इसका हनन हो ऐसा अपन लोग नहीं कर सकते। ये बात अनुच्छेद 21 में बताई है कि फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। क्या बताया गया है? फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार बताई गई है। और यह किस वाद के तहत बताया गया? तो याद रखना पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, PUCL। क्या नाम है? कौन से वाद के तहत बताया गया? तो वाद का नाम याद रखना PUCL, पीपुल्स यूनियन सिविल लिबर्टी। याद रखना पीपुल्स क्या रहा है? पीपुल्स यूनियन है, पीपुल्स यूनियन सिविल लिबर्टी। इस वाद के तहत बताया गया कि व्यक्ति के फोन टैप के विरुद्ध क्या दी जाती है? अधिकार दिया जाता है कि व्यक्ति की इजाजत के बिना उसका फोन क्या नहीं कर सकते? अपन लोग टैप नहीं कर सकते। और देखो और अपनी बात करें शुद्ध पानी पीने का अधिकार। कौन सा अधिकार है? शुद्ध पानी पीने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार। और देखो और अपनी बात करें शुद्ध पानी पीने का अधिकार, बात करें शुद्ध पानी पीने का अधिकार, शुद्ध पानी पीने का अधिकार, शुद्ध पानी पीने का अधिकार है। ठीक है, याद रखना शुद्ध पानी पीने का अधिकार। और देखो और अपनी बात करें शिक्षा पाने का अधिकार। और अपनी बात करें शिक्षा पाने का अधिकार। कौन सा अधिकार है? शिक्षा पाने का अधिकार। शिक्षा पाने का अधिकार भी प्रदान करता है कौन सा? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया कि व्यक्ति क्या कर सकता है? शिक्षा पा सकता है। क्या पा सकता है? शिक्षा पा सकता है। और शिक्षा पाने का जो अधिकार है कौन से वाद के तहत आया गया? तो याद रखना मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। कौन सा वाद है? मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है? मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य वाद 1992। इस वाद में क्या कहा गया कि व्यक्ति क्या कर सकता है? शिक्षा पा सकता है। और शिक्षा से संबंधित एक वाद और है, उस वाद का नाम याद रखना उन्नी कृष्णन वाद। कौन सा वाद है?
उन्नीकृष्णनवाद के तहत भी क्या बताया गया है, शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया है, शिक्षा पाने का अधिकार दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया, शुद्ध पानी पीने का अधिकार, शुद्ध पानी पीने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार। क्या अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार। और देखो एक फेमस है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का अगर यौन शोषण होता है तो एक जारी होता है विशाखा गाइडलाइन। क्या है, विशाखा गाइडलाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, कार्यस्थल पर, कहां पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से उत्पीड़न, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से सुरक्षा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा भी प्रदान करता है, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा भी प्रदान करता है। और यह कौन से वाद के तहत लाया गया, तो विशाखा गाइडलाइन, राजस्थान वाद कहां से संबंधित है, विशाखा गाइडलाइन है। विशाखा गाइडलाइन बनाम राजस्थान सरकार, विशाखा गाइडलाइन 1997 में कब लाया गया, 1997 में लाया गया। और कहा गया कि अगर कहीं पर किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, दुष्कर्म होता है तो महिला क्या कर सकती है, अनुच्छेद 21 के तहत क्या कर सकती है, अपने प्राणों की रक्षा करने की गुहार लगा सकती है। और यह कौन से वाद के तहत लाया गया, तो विशाखा गाइडलाइन जारी हुआ था, विशाखा गाइडलाइन जारी हुआ था। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशाखा वाद लाया गया था 1997 में। कब लाया गया, 1997 में। और देखो और अपनी बात करें कि अच्छी सड़कों का अधिकार भी हो सकता है। और देखो और अपनी बात करें कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार। तो और अपने अगला बात करें कि कौन सा अधिकार दिया गया है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार। क्या दिया गया है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार। याद रखना कौन सा वाद है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाता है। कौन सा अधिकार है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार, यानी इसको बोलते हैं यूथनेशिया, पेंसिन यूथनेशिया। क्या बोलते हैं, पेंसिन यूथनेशिया, पेंसिन यूथनेशिया भी बोलते हैं, पेंसिन यूथनेशिया भी कहा जाता है, पेंसिन यूथनेशिया भी कहा जाता है। यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया। और कौन से वाद के तहत दिया गया, तो याद रखना कॉमन काज वाद 2018। कौन से वाद के तहत है, कॉमन काज वाद 2018। ठीक है, कॉमन काजवाद, कॉमन काजवाद 2018 के तहत क्या दिया गया है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया, कॉमन काजवाद बनाम 2018। ठीक है, याद रखना। तो ये बात याद रखना, अनुच्छेद 21 में सारी बात बताई गई है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार। और एक बात और बताई गई है कि अनुच्छेद 21 मरने का अधिकार प्रदान नहीं देता। मैं नोट लगाकर लिखा रहा हूं कि जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 मरने की इजाजत नहीं देता है। अनुच्छेद 21 मरने का अधिकार, अनुच्छेद 21 मरने का अधिकार प्रदान नहीं करता है, मरने का अधिकार प्रदान नहीं करता है, मरने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। याद रखना, मरने का अधिकार प्रदान नहीं करता है, यह बल्कि जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। क्या देता है, जीवन जीने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। एक बात और याद रखना, अनुच्छेद 21 में बताया गया कि हाँ, व्यक्ति को मरने का अधिकार नहीं दिया जाता। मरने का अधिकार कब दिया जाएगा, जब किसी व्यक्ति को ऐसी कोई लाइलाज बीमारी हो जाए। क्या हो जाए, लाइलाज बीमारी हो जाए, और उस बीमारी का इस दुनिया में इलाज ही संभव नहीं हो। क्या हो, इस दुनिया में इलाज ही संभव नहीं हो, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, किसके आधार पर, उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उस व्यक्ति को क्या देता है, मरने की इजाजत देता है। हाँ, उसकी मेडिकल रिपोर्ट चेकअप होगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगा अभी इस बीमारी का तो दुनिया में इलाज ही संभव नहीं है, और व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मरने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उसका इलाज ही नहीं हो पा रहा, और व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या है, तंग है, उत्पीड़न का शिकार है। ठीक है, याद रखना। तो ऐसी कोई लाइलाज बीमारी हो जाए जिसका इस भारत में या फिर बात करें पूरे विश्व में भी उसका इलाज संभव नहीं हो, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उस बंदे को मरने का इजाजत देता है। समझ में आगे बात क्या, वैसे अनुच्छेद 21 मरने का अधिकार नहीं देता। एक पीछे कोई केस हुआ था, उसका मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उससे महिला के साथ 4-5 व्यक्तियों ने क्या किया था, बलात्कार किया था।
गैंगरेप किया था, तो उस महिला की जो अपने बात करें हालत थी वह एकदम नाजुक थी, जीने का हकदार भी नहीं थी, यानी उसका शरीर इतना क्षत विकसित हो गया था कि वह अब जीने की कंडीशन में नहीं थी। तब उस महिला की वकील थी पिंकी वीरानी, उस वकील ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि जो मेरा क्लाइंट है इस क्लाइंट को मरने की इजाजत दी जाए। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसको क्या दिया, इच्छा मृत्यु का अधिकार प्रदान किया। यानी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, कब दी जाएगी, जब उसकी मंशा है, अर्थात उसको ऐसी कोई बीमारी होगी जिसका इलाज ही संभव नहीं है, तब उसको क्या दी जा सकती है, उसको मरने का इजाजत दिया जा सकता है। लेकिन वरना ऐसे सिंपल वे की बात करें तो अनुच्छेद 21 से जीने का अधिकार प्रदान करता है, मरने का अधिकार प्रदान नहीं करता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 21 से संबंधित बात आ गई होगी आप लोगों को समझ में अनुच्छेद 21 में क्या बात बताई गई है। ठीक है, कौन कौन से वाद बताए गए हैं और उन वादों से संबंधित आप लोगों ने बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। याद रखना ये जो वाद है थोड़े है तो टफ, लेकिन याद तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, याद रखना। और देखो और अपने बात करते हैं अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया। अनुच्छेद 21 ए में बताया गया शिक्षा का अधिकार। क्या बताया गया है अनुच्छेद 21 ए में, क्या बताया गया, शिक्षा का अधिकार बताया गया। देखो बात करते हैं अनुच्छेद 21 की और 21 ए की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 21 ए की बात करते हैं। 21 ए में क्या बताया गया है, तो याद रखना अनुच्छेद 21 ए की बात करें। देखो दोस्तों अनुच्छेद 21 ए की बात करते हैं, अनुच्छेद 21 ए की बात करते हैं और 21 ए में क्या बताया गया, शिक्षा का अधिकार बताया गया। क्या बताया गया, शिक्षा का अधिकार बताया गया अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार बताया गया है और यह कब जोड़ा गया, तो याद रखना 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि शिक्षा पाने का अधिकार, यानी बच्चों को क्या दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अर्थात इसके तहत बात करें कि प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, क्या बताया गया, प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसमें क्या दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। कहां से लेकर कहां तक है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को। कौन से वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाने का जो अधिकार प्रदान करता है वह कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21 ए। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21 ए। 21 ए में क्या बताया गया, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। क्या दिया गया, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। अर्थात इसमें बताया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दी जाएगी, प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी, प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। और यह कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो याद रखना अनुच्छेद 21 ए की बात करें, शिक्षा का अधिकार कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसमें क्या बताया गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्या बताया गया, इसमें बताया गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है और अधिकार प्रदान करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21 ए। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21 ए में बताया गया शिक्षा पाने का अधिकार कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि प्राथमिक शिक्षा बोले तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अनुच्छेद 21 और 21 ए की जो बातें हैं वह आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। और 22 में क्या बात बताई गई, देखो अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 22। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 22। देखो अनुच्छेद 22 की बात करें तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कुछ दशाओं में, क्या बताया गया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी व निवारक निरोध, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण। क्या बताया गया, निवारक निरोध से संरक्षण की बात बताई गई है।
और यह बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है, तो आर्टिकल 22 में बताई गई है। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 22 है। और आर्टिकल 22 की बात करें तो 22A में क्या बताया गया, देखो अनुच्छेद 22A की बात करें, 22(1) में क्या बताया गया कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, 22(1) में क्या बताया गया कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसे अपनी गिरफ्तारी की बात करें, उसे अपनी गिरफ्तारी जानने का पूरा अधिकार होगा। क्या होगा? पूरा अधिकार होगा। याद रखना दोस्तों, क्या कहता है अनुच्छेद 22A, क्या कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का हक जानने का अधिकारी होगा कि उसे किस कारणों की वजह से गिरफ्तार किया गया है, कि मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया कि मेरे को आपने उस जुर्म की एवज में गिरफ्तार किया गया। कई बार क्या होता है, निर्दोष व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उस निर्दोष की जो दोषी है उसको जानने के लिए 22A क्या कहता है कि अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है ना, तो वह व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी जानने का पूरा हकदार होगा कि मुझे किस जुर्म के तहत आप लोगों ने किया है, गिरफ्तार किया है। तो ये बात बताना, ये बात 22(1) में बताई गई है। किस में बताई गई है? 22(1) में बताई गई कि व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी जानने का क्या होगा, पूरा अधिकार होगा। याद रखना, समझ में आ गई बात क्या? ये बात बताई गई 22(1) में। ठीक है, अब बात करते हैं 22(2) की। किसकी बात करते हैं? 22 का भाग नंबर 2, 22 के भाग नंबर 2 की बात करते हैं कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति को क्या किया है, गिरफ्तार किया है आपने, यानी गिरफ्तार करने का काम होता है पुलिस का। मान लो पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस व्यक्ति को क्या किया है, गिरफ्तार किया है, तो गिरफ्तार करने के बाद जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी के बाद किसकी बात करें? गिरफ्तारी के बाद अगले 24 घंटों के भीतर, कब की बात है? गिरफ्तारी के बाद अगले 24 घंटों के भीतर, कब की बात है? अगले 24 घंटों के भीतर, 24 घंटों के भीतर निकटतम न्यायालय में, किसकी बात करें? निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा। निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा। याद रखना, निकटतम न्यायालय में क्या करना होगा? पेश करना होगा, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना होगा? पेश करना होगा। या तो न्यायालय में ले जा सकते हो या फिर मजिस्ट्रेट के घर पर ले जाकर उसकी पेशी करवा सकते हैं। टाइम दिया गया, कितने टाइम के भीतर? 24 घंटे। 24 घंटों के भीतर उसे कोर्ट में पेश करना ही होगा। और एक बात और याद रखना, इसमें स्पेशल तौर पर एक बात बताई गई है कि इस दौरान यात्रा का समय शामिल नहीं होता। इस दौरान यात्रा का समय शामिल नहीं होता है, बल्कि अवकाश का समय शामिल होता है। कौन सा? बल्कि अवकाश का समय शामिल होता है, कौन सा समय? अवकाश का समय शामिल होगा। मतलब है कि मान लो कोर्ट जोधपुर है और यहाँ से आज किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया और कल शाम तक या फिर परसों सुबह तक पहुंचे और यात्रा में 24 घंटों से ज्यादा का टाइम लगा, तो वैसा टाइम 24 घंटों में काउंट नहीं किया जाएगा। 24 घंटों में कौन सा काउंट किया जाएगा? आप लोगों ने अरेस्ट कर लिया, मान लो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद उसको निकटतम न्यायालय में पेश ही नहीं किया और उसको मतलब छुट्टी मानकर उसको थाने में रखा और वह टाइम क्या हो गया? 24 घंटों से ज्यादा हो गया। तो वही तो बात बताई गई कि इसमें अवकाश का समय शामिल किया जाता है, इस दौरान यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाता। आने ले जाने में उस व्यक्ति को कितना भी टाइम लगे, यात्रा का समय शामिल नहीं होगा, बल्कि कौन सा समय शामिल होगा? अवकाश का समय शामिल होगा। तो दोस्तों बात आई समझ में? 22(2) में क्या बताया गया? 22(2) में बताया गया कि 24 घंटों के भीतर नजदीक न्यायालय में क्या करना होगा? उस व्यक्ति को पेश करना होगा। समझ में आ गई बात क्या? ठीक है। और देखो अब बात करते हैं 22(3) की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 22(3) की बात करते हैं। 22(3)
3 की बात करें, देखो 22(3) में क्या बताया गया, 22(3) में बताया गया कि ये जो अधिकार है, ये जो अधिकार कौन सा, 22(1) किसकी बात करें, 22(1) और 22(2) की बात करते हैं। यह जो अधिकार दिए गए ना 22(1) और 22(2), यह विदेशी शत्रुओं, किसकी बात करें, यह विदेशी शत्रुओं की बात करें, विदेशी शत्रुओं की बात करें, या फिर अपने बात करें नजरबंद नागरिकों की बात करें, विदेशी शत्रुओं की बात करें, या फिर अपने बात करें नजरबंद, किसकी बात करें, नजरबंद नागरिकों की बात करें, किसकी बात करें, नजरबंद नागरिकों की बात करें, तो उनको प्राप्त नहीं है, उनको यह अधिकार, उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं है। बात आ गई समझ में क्या, अगर किसी दुश्मन देश के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है या फिर किसी और अन्य कारणों से किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है ना, जो विदेशी नागरिक है, तो उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन कौन से, कि उसको अपनी गिरफ्तारी, क्योंकि गिरफ्तारी जाने का अधिकार आतंकवादी को कैसे होता है, उसका तो एक धब्बा लगा हुआ है कि वह खुद के आतंकवादी है, तो सीधा सा पता चल रहा है कि वह तो आतंकवादी है और आतंकवादी का कोई कारण होगा नहीं, ठीक है। और 2 नंबर क्या कहता है कि निकटतम न्यायालय में आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया तो उसको 24 घंटों में नजदीक न्यायालय में पेश करने के बारे में कोई उपबंध नहीं किया गया। यह अधिकार उसको प्राप्त ही नहीं है, तो प्राप्त नहीं है तो यह अधिकार उन पर लागू नहीं होते। या फिर किसी व्यक्ति को नजरबंद बनाकर रखा है, बंदी बनाकर रखा हुआ है, ठीक है, उसको भी 22(1) और 22(2) का अधिकार प्राप्त है नहीं होता। और एक बात और याद रखना, 22(3) में भी बताया गया कि व्यक्ति अपनी पसंद का वकील रख सकता है। क्या रख सकता है, व्यक्ति अपनी पसंद का क्या रख सकता है, वकील भी रख सकता है। क्या रख सकता है, वकील भी रख सकता है। व्यक्ति अपनी पसंद का क्या रख सकता है, वकील भी रख सकता है। हाँ, एक बात और बताई है कि व्यक्ति क्या रख सकता है, अपनी मन पसंद का वकील रख सकता है कि वह व्यक्ति उसकी क्या कर सके, पैरवी कर सके, ठीक है, यानी उसको छुड़ाने में क्या दे सके, सहायता कर सके, उसकी मदद कर सके। तो 22(3) में क्या बताया गया, तो याद रखना 22(3) में बताया गया कि 22(1) और 22(2) का जो अधिकार है, यह अपनी बात करें विदेशी शत्रुओं और नजरबंद नागरिकों को प्राप्त नहीं होता। किनको प्राप्त नहीं होता, नजरबंद नागरिकों को प्राप्त नहीं होता। समझ में आ गई बात क्या। अब अपने बात करते हैं 22(4) की, किसकी बात करें, 22(4) की बात करते हैं। और 22(4) में बताया गया निवारक नजरबंदी के बारे में। किसके बारे में बताया गया, 22(4) में बताया गया निवारक नजरबंदी के बारे में। तो यहाँ तक दोस्तों अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर अपने चलते हैं आगे 22(4), कहां चलते हैं, 22(4) की बात करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अनुच्छेद 22(4), किसकी बात करें, 22(4) की बात करें। देखो 22(4) में क्या बताया गया, तो दोस्तों अच्छी तरीके समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक यानी हेल्पफुल एग्जाम टाइम के लिए क्लासें साबित होगी, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं 22(4) की, किसकी बात करें, 22(4) की बात करें। तो 22(4) में क्या बताया गया, निवारक नजरबंदी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया, निवारक नजरबंदी के बारे में। याद रखना किसके बारे में बताया गया, निवारक नजरबंदी के बारे में बताया गया है। निवारक नजरबंदी का क्या किया गया, उल्लेख है। निवारक नजरबंदी का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। याद रखना निवारक नजरबंदी की बात करें तो यह कौन सी सूची का विषय है, तो याद रखना समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। निवारक जो नजरबंदी है यह कौन सी सूची का विषय, याद रखना समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। केंद्र और राज्य सरकार क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। समझ में आ गई बात क्या, निवारक नजरबंदी के बारे में। हाँ, एक बात और याद रखना, पूछा जा सकता है कि निवारक नजरबंदी होती क्या है। याद रखना निवारक नजरबंदी होती है कि पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस क्या कर सकती है, बिना किसी आरोप के, पुलिस क्या कर सकती है, बिना किसी आरोप के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। किस आधार पर, शंका व संदेह के आधार पर, शक या संदेह के आधार पर। मान लो पुलिस को लगता है ना भी ये व्यक्ति आतंकवादी हो सकता है, पुलिस की नजरों में लगे कि यह व्यक्ति आतंकवादी हो सकता है, और आजकल ट्रेंड भी चल गया अभी बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल रखते हैं, तो इससे एक प्रकार से आतंकवादी लगा है। पुलिस वाला बेम बढ़ जाए भी हाँ वो बंदों की इनकी कांड करके ऐड हो जाते हैं, खतरे इनके अगर आप पहला ही नहीं जपा, ठीक है, तो पुलिस ना लगे नहीं यहाँ भी वो व्यक्ति आतंकवादी हो सके, तो पुलिस क्या करे, कुछ भी कौन करेगी, बिना शक के आधार पर क्या करेगी, अरेस्ट करेगी। जब शक के आधार पर अरेस्ट करेगी ना तो वह कौन सा आरोप होगा, निवारक नजरबंदी।
क्या आधार लगाया जाएगा, निवारक नजरबंदी का आधार लगाया जाए। और याद रखना अगर इस प्रकार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है ना तो उसको गिरफ्तार करके कितने माह तक, 3 माह तक, कितने माह की बात करें, 3 माह तक, 3 माह तक नजरबंद रखा जा सकता है। कितने माह तक है, 3 माह तक नजरबंद यानी गिरफ्तार रखा जा सकता है। कितने माह तक है, 3 माह तक क्या रखा जा सकता है, गिरफ्तार रखा जा सकता है। याद रखना ये पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद उसे कितने माह तक अरेस्ट करके नजरबंद करके रखा जा सकता है, तो 3 माह तक। कितने माह तक है, 3 माह तक नजरबंद रखा जा सकता है। समझ में आ गई बात क्या। और देखो बात करें, और देखो अपनी बात करें कि अगर इसकी जो अवधि है 3 माह से ज्यादा करनी हो, मान लो लगे कि ये व्यक्ति ने बहुत बड़ा अपराधी हो सकता है और कुछ किसी हत्या को या फिर किसी और अपने बात के किसी काम को अंजाम दे सकता है, तो इसकी अवधि को हम क्या कर सकते हैं, 3 माह से अधिक बढ़ा सकते हैं। कितने बढ़ा सकते हैं, 3 माह से अधिक बढ़ाएंगे। 3 माह से अधिक यानी निवारक जो नजरबंदी है, निवारक नजरबंदी को 3 माह से अधिक बढ़ाने के लिए, कब से, 3 माह से ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो याद रखना 3 माह से अगर ज्यादा बढ़ाना हो ना तो हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाईकोर्ट का या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या फिर वर्तमान न्यायाधीश हो। कौन सा न्यायाधीश हो, या तो सेवानिवृत्त हो या फिर वर्तमान न्यायाधीश हो। तो हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त किसकी बात करें कि उसके अवधि को 3 माह से ज्यादा बढ़ाना है ना, तो क्या करेंगे, हाईकोर्ट का या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या फिर वर्तमान न्यायाधीश हो, तो इनकी अध्यक्षता में क्या लिया जाता है, एक बैठक का गठन किया जाता है, एक बोर्ड का गठन किया जाता है कि हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में, वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक क्या किया जाता है, अध्यक्षता में एक सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जा सकता है, एक सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जा सकता है, एक सलाहकारी बोर्ड का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और उसकी अध्यक्षता में क्या किया जा सकता है, इसकी अवधि को 3 माह से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, 3 माह से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, 3 माह से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। ये बात भी दोस्तों याद रखना। मैंने 22/4 में क्या बताया गया, 22/4 में बताया गया निवारक नजरबंदी के बारे में। तो निवारक नजरबंदी का मतलब होता है कि व्यक्ति को सबके आधार पर क्या करना, अरेस्ट करना, और सबके आधार पर जब गिरफ्तार किया जाता है तो आरोप लगाएगा कि निवारक नजरबंदी के तहत उसको गिरफ्तार किया गया। अगर ऐसा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 माह तक, पहली बार की बात करें तो फर्स्ट बार में बात करें 3 महीना तक उसके बंदी बनाकर यानी नजरबंद बनाकर रखा जा सकता है। अगर लगे कि ये बंदा सुधरने वाला नहीं है तो इसकी अवधि को 3 माह से ज्यादा बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, एक सलाहकारी बोर्ड का गठन होगा, और उस सलाहकारी बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा, हाईकोर्ट का या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए या फिर वर्तमान का न्यायाधीश होना चाहिए। तो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाता है, और उसके बाद जो इसका प्रावधान है उसको 3 महीनों से ज्यादा बढ़ाकर रखा जा सकता है। तो बात आगे समझ में क्या, तो याद रखना निवारक नजरबंदी क्या होता है, समझ में आ गई बात क्या। हाँ एक बात और याद रखना कि ये जो निवारक नजरबंदी वाला प्रावधान है ना, कि मैंने बताया कि 3 माह तक बढ़ाकर रखा जा सकता है, इसकी अवधि को 2 माह भी करने की बात कही गई है। ये जो निवारक नजरबंदी वाली बात बताई है मैंने, इसकी अवधि को 2 माह करने की भी बात की गई। कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। कब की बात है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत निवारक नजरबंदी की जो अवधि है इसको 3 माह से घटाकर, कितने माह से घटाकर, इसको 3 माह से घटाकर 2 माह करने की बात कही है, 2 माह करने की बात की। लेकिन यह प्रावधान लागू नहीं हुआ, यह प्रावधान क्या नहीं हुआ, यह प्रावधान लागू नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया, ये बात भी याद रखना। हाँ कहा तो गया है कि इसकी अवधि को 3 माह से घटाकर कितना करेंगे, 2 महीने करेंगे, लेकिन यह प्रोसीजर अभी लागू नहीं किया गया। और एक बात और याद रखना कि ये जो निवारक नजरबंदी है ना, निवारक नजरबंदी पर कानून बनाने का प्रावधान किसको है, तो कानून बनाने का प्रावधान संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है निवारक नजरबंदी से संबंधित कानून बनाने की प्रक्रिया। तो
दोस्तों अनुच्छेद 22 से आर की बात समझ में आ गई होगी। निवारक नजरबंदी के बारे में, निवारक नजरबंदी की एक बार देखो दोबारा से बात करें कि निवारक नजरबंदी का उल्लेख किया गया। निवारक नजरबंदी का मतलब होता है कि व्यक्ति को शक के आधार पर बिना किसी आरोप के क्या करना, गिरफ्तार करना। और गिरफ्तार करेंगे तो नजरबंदी का आधार क्या लगाएंगे, तो याद रखना कि अपने इसे कह सकते हैं कि देश की जो राष्ट्रीय एकता है, अखंडता को अगर खतरा पैदा हो ना, तब उस पर निवारक नजरबंदी का क्या लगाया जाएगा, आरोप लगाया जाएगा। और देखो और अपने बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 माह से अधिक समय तक नजरबंद करके भी रखा जा सकता है, लेकिन रखने के लिए एक सलाहकारी बोर्ड बनाया जाएगा। अगर 3 महीने से ज्यादा इसको नजरबंद करके रखते हैं तो हाईकोर्ट का या तो वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, उनकी नजरों में एक सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाएगा यानी अध्यक्षता में, और उसकी अवधि को 3 माह से बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 2 माह, यानी 3 माह से बढ़ाकर अधिकतम किया जा सकता है। सॉरी भी 3 माह से बढ़ाकर क्या किया जा सकता है, अधिकतम किया जा सकता है। और ये जो 3 माह वाला प्रोसीजर था इसको 2 माह करने की भी बात कही। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत है, और इसकी अवधि को 3 माह से घटाकर 2 माह करने की बात कही। लेकिन यह प्रोसीजर अभी तक लागू नहीं किया गया। और जो निवारक नजरबंदी जो अपने बात करें विषय है, कौन सी सूची का है, समवर्ती सूची का। इस पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकता है। और इस पर बात करें निवारक नजरबंदी पर कानून बनाने की बात करें तो मुख्य तौर पर संसद के पास पावर दी गई है कि संसद क्या कर सकती है, निवारक नजरबंदी की जो अधिकतम आयु है ना उस पर क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। तो दोस्तों बात आगे होगी समझ में। तो अपने बात करते हैं 22/4 और 22/4 के तहत बात करें जैसे मीसा एक्ट हो गया, पोटा एक्ट हो गया, टोडा एक्ट हो गया, राशु का हो गया। जैसे बात करें कि मीसा एक्ट हो गया, मीसा एक्ट हो गया, मीसा एक्ट हो गया। बात करें रासु का एक्ट हो गया, रासु का एक्ट हो गया। अपने बात करें पोटा एक्ट हो गया, पोटा एक्ट हो गया, POTA पोटा एक्ट हो गया। ये जो सारे के सारे जो एक्ट है ना, यह एक्ट किसके तहत है, यह निवारक नजरबंदी के तहत है। किसके तहत है, निवारक नजरबंदी के तहत बात। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अनुच्छेद 21 भी पढ़ा, अनुच्छेद 22 भी पढ़ा। अनुच्छेद 21 में क्या पढ़ा, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 22 में क्या पढ़ा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण। तो इसमें बताया गया है कि व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी पसंद का वकील भी रख सकता है, अपनी गिरफ्तारी जानने का अधिकारी भी होगा, निकटतम न्यायालय में पेश करना भी होगा। अगर कोई दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर अपने चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 23 की। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं आगे अनुच्छेद 23 की, ठीक है याद रखना। तो 19 से लेकर 22 तक अधिकार क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब अपने बात करते हैं अनुच्छेद 23 और 24 की। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 23 और 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या बताया गया, तो देखो दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 23 और 24 की बात करते हैं। 23 और 24 में क्या बताया गया, देखो बात करें अनुच्छेद 23 और 24 की बात करते हैं तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 और इसमें क्या बताया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या बताया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। और इसी कड़ी में बात करें, पहला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 23। कौन सा आता है, अनुच्छेद 23। और 23 में क्या बताया गया, बलात् श्रम निषेध। क्या बताया गया, बलात् श्रम निषेध के बारे में बताया गया है। बलात् श्रम निषेध के बारे में बताया गया। देखो बलात् श्रम निषेध के बारे में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 23 की बात करें जिसमें बताया गया है बलात् श्रम क्या है, निषेध है। बलात् श्रम का मतलब होता है कि इच्छा विरुद्ध क्या करवाना, काम करवाना, यानी बंदे की इच्छा ही कोने काम कर देंगी तो जोर जबरदस्ती के करवानो, काम करवानो। देखो बात करा पा गया 23(1) की बात करते हैं। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि एक जो सागड़ी प्रथा होती थी, कौन सी प्रथा होती थी, एक सागड़ी प्रथा होती थी, प्राचीन टाइम में चलती थी। एक हाड़ी प्रथा होती थी, कौन सी, एक सागड़ी प्रथा, एक हाड़ी प्रथा होती थी। एक अपनी बात करें दास प्रथा होती थी, गुलामों वाली दास प्रथा होती थी। एक अपने बात करें बंधुआ मजदूर प्रथा होती थी, कौन सी होती थी, बंधुआ मजदूरी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा। और अपनी बात करें कि वेश्यावृत्ति की बात करें, वेश्यावृत्ति यानी महिलाएं
जो वेश्यावृत्ति करती है, अपना जिस्म बेचकर परिवार का पालन पोषण करती है। और देखो, और अपनी बात करें मनुष्य के खरीद फरोख्त की बात करें, 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 यानी बेचना व खरीदना, अपने क्या कह सकते हैं, बेचना व खरीदना, बेचना व खरीदना। तो ये जो सारे के सारे प्रोसीजर है ना, बात करें सागरी प्रथा की बात करें, हाड़ी प्रथा, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा, फिर बात करें वेश्यावृत्ति, मनुष्य का व्यापार करना, ऐसे कह सकते हैं, मानव की तस्करी करना, दास दासी बनाना, ये जो सारे के सारे परिश्रम है ना, जो व्यक्ति के इच्छा विरुद्ध काम करवाए जा रहे हैं, इन पर क्या लगाने की बात कही है, इन पर रोक लगाने की बात की है। क्या कही गई है, रोक लगाने की बात की गई है। तो याद रखना, ये जो सारे के सारे जो रिवाज थे, जो प्रथाएं थी, इन प्रथाओं पर रोक लगाने की बात कही गई है। तो कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 23(1)। देखो और बात करते हैं 23(2) की बात करें, 23(2) की बात करें, 23(2) में बहुत बढ़िया बात बताई गई। देखो 23(2) में बताया गया कि अगर कोई ऐसा काम है, अगर कोई ऐसा काम है, यानी ऐसा कार्य, ऐसा कार्य, अगर कोई ऐसा कार्य जो सार्वजनिक प्रयोजन के तहत करवाया जा रहा है, ऐसा कार्य जो सार्वजनिक प्रयोजन के तहत करवाया जा रहा है, सार्वजनिक प्रयोजन के तहत करवाया जा रहा है, ऐसा कोई कार्य जो सार्वजनिक प्रयोजन के तहत करवाया जा रहा है, तो यानी 23(2) की बात करें कि ऐसा कार्य जो सार्वजनिक प्रयोजन के तहत, किसके तहत, यानी सभी के भलाई के लिए किया जा रहा है, तो उसमें धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग, यानी ऐसा कोई कार्य जो सार्वजनिक प्रयोजन के तहत करवाया जा रहा है, तो उसमें धर्म, धर्म के बाद में धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश के बाद में जाति, और जाति के बाद में बात करें वर्ग, जाति वर्ग के आधार पर, जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रखना 23(2) में क्या बात बताई, बहुत ही बढ़िया बात बताई गई है कि ऐसा कोई काम जो सार्वजनिक महत्व के तहत करवाया जा रहा है, मान लो जैसे बात करें गांव में जैसे मंदिर बनता हो, क्या बनता हो, मंदिर बनता हो, उसमें सभी धर्मों के लोग अपना अपना हिस्सा देते हैं, ठीक है, सभी धर्मों के लोग क्या लेते हैं, अपना अपना हिस्सा लेते हैं, सभी मूलवंश अलग अलग, उनका मूलवंश होता है, अलग अलग जाति, ठीक है, कोई अपने बात करें, कोई नायक समाज से है, कोई कुमार समाज से है, कोई विष्णोई समाज से है, कोई बात करें मजहबी समाज से, अलग अलग समाज के व्यक्ति आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसमें क्या करते हैं, या तो कुछ दान पात्र रुपया भेंट करते हैं, या फिर उस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग देते हैं, कुछ काम करवा दिया, एक दिन उसने काम करवा दिया, घंटा उसने काम करवा दिया। अगर कोई ऐसा काम जो सार्वजनिक प्रयोजन के तहत करवाया जा रहा है ना, तो उस काम को पहली बात तो बलात् श्रम नहीं माना जाएगा, और दूसरी बात उसमें धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, वह काम सभी के भलाई के लिए किया जा रहा है, सार्वजनिक महत्व का काम किया जा रहा है, इसलिए उसमें क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई बात क्या। और एक बात और याद रखना कि बंधुआ मजदूरी निवारक निरोधक अधिनियम 1976 पारित किया गया है। क्या पारित किया गया है, बंधुआ मजदूरी निवारक निरोधक अधिनियम, याद रखना, बंधुआ मजदूरी, याद रखना, एक्ट, याद रखना, एक्ट पास किया गया है, बंधुआ मजदूरी निवारक निरोध अधिनियम, बंधुआ मजदूरी निवारक निरोध अधिनियम 1976, बंधुआ मजदूरी निवारक निरोध एक्ट 1976 पारित किया गया। क्या पारित किया गया है, 1976 पारित किया गया है। अगर इसके तहत कोई काम करवाता हुआ पाया जाता है तो उसको क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। किस एक्ट के तहत, निवारक निरोधक अधिनियम है 1976 के तहत क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। और एक काम और रखना, एक समान पारिश्रमिक अधिनियम भी पारित किया गया, वो भी कब, 1976 में। एक कौन सा पारित किया गया, समान पारिश्रमिक वेतन अधिनियम, समान पारिश्रमिक वेतन एक्ट भी पारित किया गया, और वह भी कब पारित किया गया, 1976 में पारित किया गया। और उसमें कहा गया कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो यह कौन सा अधिनियम पारित हुआ,
1976 पारित हुआ। हाँ, अब समान काम के लिए समान वेतन की बात आई है तो एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी पारित किया गया है। क्या पारित किया गया है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी पारित किया गया है। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ 2 साल बाद 1978। कब पारित हुआ? 1978 के तहत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी पारित किया गया कि व्यक्ति को काम के बदले क्या दिया जाएगा? न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सॉरी भी 1978 नहीं 1948, कौन सा है? 1948, ठीक है, ये गलती होगी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया कि 1948 के तहत क्या दिया गया? न्यूनतम मजदूरी एक्ट बनाया गया कि व्यक्ति को न्यूनतम काम के बदले न्यूनतम मजदूरी ही मिलना चाहिए। ठीक है, याद रखना। और एक बात और याद रखना कि जो जेलों में दीना बनाम एक मामला आया था, वाद का नाम क्या है? दीना बनाम भारत संघवाद, दीना बनाम भारत संघवाद मामला था। दीना बनाम भारत संघवाद मामला था। इसमें कहा गया कि जेलों में, कहां पर है? जेलों में जो कैदी काम करते हैं, जेलों में जो कैदी क्या करते हैं? कार्य करते हैं, उन व्यक्तियों को समान काम के बदले यानी पारिश्रमिक वेतन दिया जाना चाहिए। जेलों में जो कैदी काम करते हैं उन्हें काम के बदले क्या दिया जाए? पारिश्रमिक वेतन दिया जाना चाहिए। पारिश्रमिक वेतन दिया जाना चाहिए। ये बात बताई गई है कौन से अधिनियम, सॉरी कौन से वाद के तहत? दीना बनाम भारत संघवाद के तहत कहा गया कि जेलों में कैदियों से जो काम करवाया जाता है तो उन्हें काम के बदले वेतन दिया जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी बात थी अनुच्छेद 23 की। तो 23 में क्या बताया गया? बलात् श्रम निषेध। इसमें क्या बताया गया? साली प्रथा, हाड़ी प्रथा, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति, मनुष्य को खरीदना बेचना, इन सभी प्रथाओं पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई। क्या लगाई गई है? इन सभी प्रथाओं पर क्या लगाई गई है? रोक लगाने की बात कही है। और 2 नंबर बात करें 23(2) में क्या बताया गया कि ऐसा कोई काम जो सार्वजनिक महत्व के तहत करवाया जा रहा है तो उसे बलात् श्रम नहीं माना जाएगा। लेकिन और उसमें एक बात, धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर बंधुआ मजदूर करता कोई ऐसा पाया जाता है तो उसे निवारक निरोध अधिनियम 1976 के तहत दोषी माना जाएगा। और एक समान वेतन के लिए एक्ट पारित हुआ 1976 और एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी पारित हुआ 1948। तो याद रखना दोस्तों, उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 23 की बात समझ में आई होगी। इसके बाद में है अनुच्छेद 24 और 24 में क्या बताया गया? बाल श्रम निषेध। क्या बताया गया? बाल श्रम निषेध बताया गया, यानी बच्चों से क्या नहीं करवाया जाएगा? काम नहीं करवाया जाएगा। कहां पर? कल कारखानों में। और ऐसी 3 जगह हैं जहां पर काम नहीं करवाया जाएगा। कौन कौन सी? एक तो रासायनिक जगहों पर, एक ज्वलनशील जगहों पर, एक उत्खनन वाली जगहों पर। अगर ऐसी 3 जगहों पर कोई व्यक्ति काम करवाता हुआ पाया जाता है तो उसे बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत क्या किया जाएगा? दोषी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दोषी किया जाएगा। सजा प्लस जुर्माना दोनों का क्या किया जा सकता है? प्रावधान किया जा सकता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन लोग अगली क्लास में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 21, 22 और 23 की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर करना और बढ़िया बढ़िया कमेंट करना। क्लास को लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि मेरा भी क्या बढ़े, हौसला बढ़े। मैं आपको और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया समझ में आई होगी। तो शुभ रात्रि।